हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अपना लॉन्च कर रहे हैं सीए इंटर ग्रुप वन अकाउंटिंग, सीए इंटर ग्रुप वन अकाउंटिंग की रिविजनरी क्लासेस। तो इसमें हम लोग आपसे हर चैप्टर्स की रिविजनरी वीडियोस बना बना के डालते जाएंगे चैप्टर वाइज। आप लोगों को करना क्या है, मैं वीडियो के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट कैप्सूल भी बना के डाल दूंगा एंड जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो भी डाल दूंगा, प्लस जो एग्जामिनर्स के कमेंट्स हैं कि पास्ट एग्जाम्स में स्टूडेंट्स ने ये गलतियां की थी उसको भी डाल दूंगा ताकि आप उन गलतियों को रिपीट नहीं करें। तो ये हमारा टारगेट है। तो अब हम लोग चैप्टर वाइज वीडियो बना के आपके लिए डालेंगे। आपको मेरे कॉन्सेप्ट कैप्सूल को रेफर कर करके चैप्टर्स का रिविजनरी वीडियोस देखना है और इसमें मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सबसे इजी चैप्टर बट सबसे नेग्लेक्टेड चैप्टर। सब स्टूडेंट्स इस चैप्टर को एकदम नेग्लेक्ट करके जाते हैं बट ये सबसे इजी है और स्कोरिंग है। नाम है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे जनरली एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और ये 5 मार्क्स एकदम इजी टू स्कोर है बट जनरली स्टूडेंट्स इसको स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग इसमें डिस्कस क्या क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 4 बातें, वो है ये, आइए देखते हैं। तो हम लोग ये 6 पॉइंट आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर हम लोग पढ़ेंगे हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन यूज करते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। ये आप लोगों का सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा बट फिर भी इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है तो हम लोग पढ़ लेंगे कैसे होता है। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल मेंटेनेंस। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इन 6 टॉपिक से या तो 4 मार्क्स का आपको एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर इन दोनों चैप्टर से आपसे एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये चलिए हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? तो आप लोगों ने से किसी में से आंसर ढूंढ भी लिया होगा, सोच लिया होगा मन में। तो जो आप लोगों ने आंसर सोचा है वो एकदम सही है। आइए फिर भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है बैलेंस शीट। मैं पहले नाम लिखा देता हूं और फिर इसको एग्जाम में कैसे आंसर करना वो भी बता दूंगा आप लोगों को। दूसरा कंपोनेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। थर्ड होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड फोर्थ होता है आपका नोट्स टू अकाउंट्स। या इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्स भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, ये होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा ब्रीफली एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आपको वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन डाल देगा, 4 मार्क्स से 5 मार्क्स का। तो आपको ये पहले नाम लिखना है और उनके बारे में बताना है। तो ऐसे तो आप लोगों ने अभी तक ऑलरेडी बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट बनाए हुए होंगे बट एग्जाम में लिखना कैसे है। तो देखिए बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट इज द इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स होता है बैलेंस शीट। क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्स। बैलेंस शीट बताता है कि कंपनी के पास कितने इकोनॉमिक रिसोर्स है या कंपनी कितने इकोनॉमिक रिसोर्स को कंट्रोल करती है एट अ पॉइंट इन टाइम। एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ पॉइंट। क्योंकि आप जब भी बैलेंस शीट बनाए होंगे तो आपने देखा होगा नाम अज एट, मतलब एक दिन, उस दिन क्या पोजीशन था मेरा, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। तो इसमें आपको जो वर्ड देना है, एक इकोनॉमिक रिसोर्स एट अ पॉइंट देना है एंड एक और वर्ड जो देना है वो देना है फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी का, फाइनेंशियल पोजीशन।
क्योंकि फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिसोर्स जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में है, इसलिए आया वर्ड पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट, इसलिए यहां पे दे रहा हूं फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो ये भी इकोनॉमिक रिसोर्स है, बट ये एक थ्रू आउट द पीरियड बताता है। मतलब अगर आपका ये एक साल है तो इस साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया वो बताता है, मतलब रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। इसमें आप बोल सकते हो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपको देना है वर्ड यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। अब आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आप लिखेंगे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि कंपनी ने कितना कैश जनरेट किया या कितना कैश यूज किया एक एक्टिविटी से। जैसे आपको कैश फ्लो 3 एक्टिविटी से बनाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको वही बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोग कंपनी को से ये बताता है कंपनी कि ऑपरेटिंग से कितना कैश जनरेट किया या कितना कैश यूज किया, इन्वेस्टिंग में कितना कैश जनरेट किया या कितना कैश यूज किया, फाइनेंसिंग से कितना कैश जनरेट किया या कितना कैश यूज किया। फोर्थ आता है आपका नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स तो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके लिए हम लोग सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन देते हैं, वो होता है नोट्स टू अकाउंट्स। यहां पे आपको वर्ड देना है क्या, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स एंड शेड्यूल्स, जिसमें हम लोग देते हैं सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। अब हम लोग अपने सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना सेकंड पॉइंट व्हिच इज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बुक ने बोला असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। फ्रेमवर्क बोलता है आपका ये 5 एलिमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो क्या होता है ये पांचों, पहले वो डिस्कस करते हैं। पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले आपको ये पांचों का नाम लिखना है और सबको फिर डिफाइन करना है। तो क्या होता है असेट। असेट इज द इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स जो एंटिटी कंट्रोल करता है। यहां पे आपको क्या लिखना है, इकोनॉमिक रिसोर्स। असेट क्या होता है आपका, इकोनॉमिक रिसोर्स जिसको एंटिटी कंट्रोल करता है, जिसको एंटिटी कंट्रोल, यहां पे कंट्रोल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको एंटिटी कंट्रोल करता है। और आपको ये इकोनॉमिक रिसोर्स जो एंटिटी कंट्रोल करता है आपको वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा। तो आपको 3 वर्ड यहां पे आपके मेन है, कीवर्ड्स हैं। क्या आपको एसेट क्या होता है, ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं और वो इकोनॉमिक रिसोर्स अगर हम लोग को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहा है तो वो हमारा असेट होगा। अब आता है दूसरा लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी एक ऐसा हमारा प्रेजेंट का ऑब्लिगेशन है, मतलब आज की जिम्मेदारी है ऐसी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऐसा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो हम लोग के फ्यूचर में हम लोग का आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स करवाएगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। मतलब आज की ऐसी जिम्मेदारी जो फ्यूचर में हमारा पैसा बाहर जाएगा, उससे आउटफ्लो होगा पैसा का, या ऐसा सिर्फ पैसा नहीं, कोई भी रिसोर्सेज जिसके साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स अटैच्ड हैं वो अगर बाहर जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, ये हो गया आपका असेट, फिर हो गया लायबिलिटी। अब अगर डिस्कस करते हैं हम लोग इक्विटी क्या होता है। इक्विटी, इक्विटी के लिए पहले जो फ्रेमवर्क बोल रहा है मैं आपको वो बताता हूं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूं आप लोगों को। तो इक्विटी के लिए फ्रेमवर्क ने बोला रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द असेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज। तो आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए सर रेसिडुअल इंटरेस्ट क्यों है ये, मैं आपको बताता हूं। आइए एक बार इसको रब कर दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए एक बैलेंस शीट बना दिया यहां पे। ये आपका सब कुछ कीजिए, इक्विटी है 30 रुपीज, लायबिलिटी है 70 रुपीज और हमारे पास असेट्स है
₹100 का। तो ये मेरा बैलेंस शीट टैली कर गया। तो सपोज कीजिए अगर ये कंपनी XYZ लिमिटेड कंपनी है, अगर ये कंपनी को बंद होना होगा और इस असेट्स को बेच के कंपनी ₹90 रियलाइज की, ₹90, तो ये 90 को क्या हम लोग प्रोपोर्शनेटली इसमें और इसमें डिवाइड करेंगे। मतलब जो देखिए इक्विटी ने भी हमें पैसा दिया है, लायबिलिटी ने भी हमें पैसा दिया है, एक मिनट, लायबिलिटी ने भी पैसा दिया है, तो क्या हम लोग 90 को 30:70 के रेशो में इन दोनों को बांट के दे दे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ₹90 रियलाइज हुआ तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी को पूरा पैसा देते हैं 70, उसके बाद कितना बचा, ₹20 बचा, तो ये ₹20 इक्विटी को मिलेगा। मतलब जितना पैसा बच जाता है उतना पैसा इक्विटी को मिलता है। तो इसीलिए इन फ्रेमवर्क ने आपको बोला यहाँ पे इक्विटी इज अ रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द असेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज। रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द असेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद जितना रुपया बचा वो इक्विटी लेके जाता है। ठीक है, अब आता है आपका व्हाट इज एन इनकम एंड व्हाट इज एन एक्सपेंस। तो आप मेरे को एक बात अपने मन में सोचिए, इनकम क्या होता है? इनकम एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इनकम एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके कारण मेरा असेट्स बढ़ेगा या लायबिलिटी डिक्रीज होगा। सर कैसे बोला आपने, समझ में नहीं आया। इनकम क्या होता है? मैं बोल सकता हूं सेल ऑफ गुड्स मेरा इनकम होता है, या चलिए डिविडेंड इनकम मेरा इनकम है। तो क्या होता है डिविडेंड का जो रुपया मुझे मिला उससे क्या होता है, आप एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, राइट। तो आपका क्या, बैंक क्या है आपका असेट्स, तो बैंक आपका एसेट्स आपका इंक्रीज हो गया। तो ये हुआ, तो इट इज जस्ट एग्जांपल। या फिर अगर आप सेल कर रहे हैं, रिवेन्यू हो रहा है, तो उससे क्या करते हैं आप, बैंक अकाउंट या फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आपका या तो बैंक बढ़ जा रहा है या फिर डेटर्स बढ़ जा रहा है या फिर कैश बढ़ जा रहा है, तीनों ही तो असेट्स है ना आपके। तो ये आपका या तो असेट बढ़ेगा, और इस एक्टिविटी के कारण आपका इक्विटी भी बढ़ना चाहिए। मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, इक्विटी भी बढ़ना चाहिए। बट जो इक्विटी बढ़ रहा है ना, तो फ्रेमवर्क ने बोला जो आपका इक्विटी बढ़ रहा है ना, वो दैट शुड नॉट इंक्रीज फ्रॉम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स। मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, बताता हूं। इक्विटी बढ़ना चाहिए किस कारण से, ये जो हुआ ट्रांजैक्शन उसके कारण आपको जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से इक्विटी को बढ़ना चाहिए, तभी तो इनकम से तो प्रॉफिट होगा ना मुझे। तो इनकम से जो प्रॉफिट के कारण जो इक्विटी बढ़ा उसको बोलेंगे, ना कि जो पार्टनर से जो कैपिटल लेके आए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ उसके कारण अगर इक्विटी बढ़ रहा है तो नहीं बोलेंगे कि वो इनकम है। मतलब इनकम क्या होता है, आपका असेट्स बढ़ रहा होगा या लायबिलिटी गिर रहा होगा, इस एक्ट के कारण आपका इक्विटी बढ़ रहा है, बट दैट इक्विटी शुड नॉट इंक्रीज फ्रॉम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, वो होता है आपका इनकम। अब आपका आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस जस्ट रिवर्स है, मतलब या तो आपका असेट्स गिर रहा है या तो आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है। सर एग्जांपल दीजिए, एक्सपेंस आपका क्या होता है, रेंट एक्सपेंस। जस्ट फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस, अगर आपने रेंट एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया तो एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपका बैंक क्या हुआ, असेट्स था, असेट्स गिर गया। या अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। तो यहां पे आपका क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गया। तो असेट्स बढ़ रहा है, लायबिलिटी असेट्स गिर रहा है और लायबिलिटी आपका बढ़ेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और इस एक्ट के कारण आपका इक्विटी गिरेगा। बट यहां पे फिर फ्रेमवर्क ने बोला इक्विटी जो गिर रहा है वो इसके कारण गिरना चाहिए, ना कि अगर हम लोग जो इक्विटी पार्टिसिपेंट्स थे, जो पार्टनर्स थे, फर्म में जो पार्टनर्स थे, उसको अगर वो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके कारण अगर इक्विटी गिर रहा है तो उसको हम लोग एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, वो तो ड्राइंग्स हो गया कुछ, उसको और बोलेंगे, वो एक्सपेंस नहीं होगा। एक्सपेंस क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिसके कारण मेरा असेट्स गिर रहा है या लायबिलिटी बढ़ रहा है और उसके कारण आपका इक्विटी गिर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेंस। तो ये थे आपके 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। अब मैं आपको बताता हूं एक जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम में, वो ये है कि आपको क्वेश्चन आएगा ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको ये क्वेश्चन आया 4 मार्क्स में और ये आया हुआ भी है मई 2018 में। स्टूडेंट्स ने जो गलतियां की वो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिख के आ गए, बोलिए बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, एकदम दिमाग में ये बैठा लीजिए ये बात को कि आपको एलिमेंट्स में ये 5 लिखना है। आपको बैलेंस शीट, P&L वाला बात नहीं लिखना है, आपको एसेट, एलिमेंट्स होते हैं एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है, ये गलती आप लोगों को नहीं दोहरानी है। आइए अब हम लोग अपने थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम लोग का थर्ड पॉइंट है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया उसको यूज कौन कौन करते हैं, तो फ्रेमवर्क बोला सबसे पहला यूज और करता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्यों यूज करते हैं? इन्वेस्ट करने के पहले कंपनी में वो देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि इसमें इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा या नहीं। तो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं फाइनेंशियर्स को। फिर कौन यूज करते हैं? लेंडर्स, जो कंपनी को पैसा देते हैं उधार पे, बोरो करते हैं, बोरोइंग्स, जैसे बैंक्स। तो बैंक देखती है कि कंपनी को लोन देना ठीक रहेगा या नहीं, कंपनी बाद में उस लोन को चुका पाएगी या नहीं, रीपे कर पाएगी या नहीं। थर्ड होता है सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, तो सप्लायर्स और क्रेडिटर्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं और देखते हैं कि इसको अगर हम लोग इस कंपनी से अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो बाद में ये हमें पेमेंट कर पाएगी या नहीं, ऑन टाइम पे पेमेंट कर पाएगी या नहीं। फिर फोर्थ होता है कस्टमर्स। तो कस्टमर्स क्या देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? कस्टमर्स देखते हैं कि कंपनी कैसी है, वो हमें किस तरह का गुड्स देंगे, वो गुड्स क्वालिटी होगा या नहीं होगा, तो इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के पहचानती है। फिर होता है गवर्नमेंट देखती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बोलती है जो भी डिस्क्लोजर्स करना चाहिए था उसने किया या नहीं किया, सब चीज रेगुलेट, जो भी कंप्लायंस होना चाहिए था कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ, कंपनी कैसी काम कर रही है, सब चीज चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के। और आता है लास्ट पब्लिक, जनरल पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों देखता है? वो देखता है टू बिकम एन इन्वेस्टर, टू बिकम लेंडर, टू बिकम क्रेडिटर, टू बिकम कस्टमर। तो ये पब्लिक होता है, ऐसा ये होता है, इट कैन बी पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल लेंडर, पोटेंशियल सप्लायर या पोटेंशियल कस्टमर बनने के लिए जनरल पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है। तो आपको जब भी आएगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, आपको पहले ये 6 बात लिखनी है कि इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, ये 6 यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। फिर लिखना है आपको, एक लाइन लिखना होगा उसमें कि वो उनका पर्पस क्या होता है यूज करने का, वो लिख दीजिएगा। ये होता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स। वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इनमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हुआ है फ्रेमवर्क में। सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी बना के देगी यूजर्स को, जो मैंने आपको यूजर्स अभी बताया जस्ट पहले, तो उनको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का एक्सपेक्टेशंस है कुछ, तो कंपनी को भी कुछ काम करना पड़ेगा और जो यूजर्स हैं उनको भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो कंपनी को क्या करना है? कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरह से बनाना है कि यूजर्स को समझ में आ जाए, और अगर कुछ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसको कॉम्प्लेक्स को अच्छे से समझा दिया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जो भी इंफॉर्मेशन देना है उस इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन के लिए वो भी दे उसमें, ताकि यूजर्स को समझ में आ जाए। और यूजर्स को क्या करना चाहिए? यूजर्स को एक रीजनेबल नॉलेज होना चाहिए। रीजनेबल नॉलेज किस चीज का? बिजनेस ऑफ द कंपनी का और एक फ्रेमवर्क का, कि यूजर्स को ये समझ में आना चाहिए कि बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, ये चीजें बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी में 3 बातें लिखनी है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स को समझ में आना चाहिए। कंपनी अगर कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन दे रही है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। यूजर्स के पास एक रीजनेबल नॉलेज होना चाहिए टू ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा पॉइंट है आपका रेलेवेंस,
मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी यहाँ पे देगी वो सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना होगा, ऐसा नहीं कि जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी दे दी कंपनी। तो कंपनी डिसाइड कैसे करेगी कौन सा इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है या कौन सा इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है? तो इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको बोला जाता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी के बेसिस पे दिया जाएगा। मतलब हो सकता है 1 लाख रुपया एक छोटी कंपनी के लिए बहुत ही मटेरियल अमाउंट हो जाए, बट टाटा के लिए वो बहुत ही छोटा सा अमाउंट होगा, तो वो उसके लिए रेलेवेंट नहीं होगा। तो कंपनी अपना मटेरियलिटी निकालेगी और उस बेसिस पे देखेगी कौन सा इंफॉर्मेशन देना मटेरियल है और कौन सा इंफॉर्मेशन देना मटेरियल नहीं होगा। जो मटेरियल होगा उसी को रेलेवेंट बोला जाएगा। तो ये रेलेवेंस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मटेरियलिटी। थर्ड पॉइंट आता है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर देखेगा वो एक भरोसेमंद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भरोसेमंद कैसे होगा? तो फ्रेमवर्क ने बोला अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा। तो वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं टू बी रिलायबल? सबसे पहला बोला गया फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। मतलब उसने जो कहा है सच कहा है, अपने गुड फेथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया गया है, तो वो रिलायबल होगा। फिर क्या होता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फिर क्या होता है? न्यूट्रल होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फिर क्या होता है? प्रूडेंस होना चाहिए, मैं आपको मतलब समझाऊंगा सारे का। फिर होना चाहिए कंप्लीटनेस। तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ उसने जो कहा है सच कहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गुड फेथ में बनाया गया है। फिर होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब सपोज कीजिए कंपनी ने इंटर किया फाइनेंस लीज का ट्रांजैक्शन, बट ये एक्चुअली में फाइनेंस लीज का ट्रांजैक्शन इंटर किया, बट जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया वो एक ऑपरेटिंग लीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। मतलब इसका सब्सटेंस क्या था? ये एक्चुअल में क्या था? फाइनेंस लीज, बट फॉर्म क्या दिया गया? इसको ऑपरेटिंग लीज का फॉर्म दिया गया। तो हम लोग बोला कि तो इसको आप डिस्क्लोज कीजिए या अकाउंटिंग इसका फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग कीजिए, ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग नहीं कीजिए। क्यों? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फाइनेंस लीज का सब्सटेंस था, फॉर्म इसका ऑपरेटिंग लीज था, तो इसीलिए सब्सटेंस ओवर फॉर्म को प्रायोरिटी दिया गया है आपको। फिर बोला न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम एनी बायस। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फ्री फ्रॉम बायस। उसके बाद प्रूडेंस, मतलब इनकम और एक्सपेंस जो आपके एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, लास्ट 2 एलिमेंट्स इनकम और एक्सपेंस, उनको तभी रिकॉर्ड किया गया है जब वो सर्टेन हो। मतलब ओवर कंजर्वेटिव भी नहीं हो, अंडर कंजर्वेटिव भी नहीं हो। अगर वो सर्टेन है तो इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दो। कंप्लीटनेस, सारे ट्रांजैक्शंस को कंप्लीटली रिकॉर्ड किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हम लोग बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 बात पढ़ी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझ में आना चाहिए यूजर्स को। रिलेवेंस मतलब सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना चाहिए। थर्ड, रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भरोसेमंद होना चाहिए। फोर्थ आता है कंपेरेबिलिटी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो होना ही चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब किससे कंपेयर करना है? तो फ्रेमवर्क ने आपको बोला 2 वर्ड्स, एक बोला इंटर फर्म कंपैरिजन और एक बोला इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर मतलब क्या होता है? डिफरेंट। मतलब अगर रिलायंस और विप्रो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे कंपेयर करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायंस का और विप्रो का कंपेयर करना है, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसको बोलेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। मतलब कंपनी 2 होगी
बट पीरियड एक होगा, एक साल के लिए दो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, सेम पीरियड बट डिफरेंट एंटिटीज। दूसरा होता है इंट्रा, मतलब रिलायंस का ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बट यहां पे पीरियड्स डिफरेंट है, मतलब 2019-20 का फाइनेंशियल्स और 2018-19 का फाइनेंशियल्स, ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें आपको एग्जाम में क्या लिखना है, सेम एंटिटी बट डिफरेंट पीरियड्स, डिफरेंट फाइनेंशियल पीरियड्स। ये होता है आपका इंटर फर्म कंपैरिजन, ये होता है आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो ये चार है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। ये टॉपिक आपने अपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी, बट यहाँ पे आपको इससे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा आप लोगों से। पहले थ्योरी बता देता हूँ आप लोगों को। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, तो ये क्या होता है, ये कुछ अकाउंटिंग असम्पशंस है जो फाइनेंशियल्स बनाने के पहले एक बैक माइंड में रखना पड़ता है हमें। तो इसका डिस्क्लोजर्स क्या हमें हमेशा देना पड़ता है, तो इसके लिए फ्रेमवर्क ने बोला और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 भी इसके लिए बोल रहा है आपको कि इसका डिस्क्लोजर तभी देना है जब ये फॉलो नहीं हो रहा हो। मतलब जनरल सिनारियो में इसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, ये अज्यूम किया जाता है कि ये फॉलो हो रहा है, बट जिस साल ये फॉलो नहीं हो रहा है उस साल इसका डिस्क्लोजर देना रिक्वायर्ड होता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले गोइंग कंसर्न क्या होता है, तो गोइंग कंसर्न आपका होता है कि एक बिजनेस ये सोचती है कि वो हमेशा चलते रहेगा, उसका बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, चाहे उसके मैनेजर्स चेंज होते रहें बट बिजनेस हमेशा चलते रहेगा। ये होता है गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न, अगर जब गोइंग कंसर्न होता है तो फाइनेंशियल आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है या इंड एस के हिसाब से बनता है, ठीक है। बट अगर गोइंग कंसर्न नहीं होता है तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रियलाइजेशन बेसिस पे बनता है, रियलाइजेशन बेसिस ये होता है। और अगर कंपनी गोइंग कंसर्न में होगी तो डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड। अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, मतलब इट इज नॉट ए गोइंग कंसर्न, तो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। मतलब इन एडवर्स सिनेरियो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, नॉर्मली डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज अक्रूवल बेसिस, तो अक्रूवल बेसिस होता है आपका जो खर्चा मेरा इस साल लगा या नहीं हुआ, मतलब कैश आउटफ्लो हुआ या नहीं हुआ, बट वो खर्चा मेरा इस साल को पर्टेन करता है या वो इनकम मेरा इस साल को पर्टेन करता है, तो उसको रिकॉर्ड करना होगा। मतलब एनी एक्सपेंस और इनकम विच पर्टेन्स टू द करेंट फाइनेंशियल ईयर शुड बी रिकॉर्डेड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो डजंट मैटर, ठीक है। तो अक्रूवल बेसिस मतलब पीरियडिक बेसिस में आपको अकाउंटिंग करनी है। कंसिस्टेंसी क्या होता है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो करते आ रहे हैं पास्ट से, जो आप फॉलो करते आ रहे हैं पास्ट से वो ही फॉलो होते रहेगा। अगर उसमें कोई चेंज हुआ यहाँ पे तो वो चेंज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब अगर चेंज हो रहा है तो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, नहीं तो डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। ये अज्यूम है कि वो कंसिस्टेंट चल रहा है। अक्रूवल बेसिस पे अगर फॉलो हो रहा है तो डिस्क्लोजर नहीं रिक्वायर्ड है। अगर अक्रूवल बेसिस फॉलो नहीं हुआ तो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, तब डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है। इस पे एक क्वेश्चन है गोइंग कंसर्न पे, मैं लास्ट में वो भी डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो अब आता है कैपिटल मेंटेनेंस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो क्या होता है कैपिटल मेंटेनेंस, तो सपोज कीजिए ये साल है आपका फाइनेंशियल ईयर 1920, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। तो आपका यहाँ पे कैपिटल था सपोज कीजिए 500 रुपीज और आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया 60 रुपीज का, तो आपका यहाँ पे कैपिटल बढ़ के कितना हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा 560। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैपिटल मेंटेन हुआ है। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैपिटल मेंटेन हुआ है। बट यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल, जो मूवमेंट हुआ है, मूवमेंट में क्या देखना होगा, प्रॉफिट
नेट ऑफ डिविडेंड या फिर ड्रॉइंग्स आपका अगर ये 0 से ज्यादा होता है या इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो हम लोग बोलेंगे मेरा कैपिटल इज मेंटेन्ड। तो अगेन ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हुआ आपका कैपिटल मेंटेनेंस का। बट कैपिटल मेंटेनेंस आपका दो तरह का होता है, एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और एक होता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने जो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताया वो हो गया आपका फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, मतलब प्रॉफिट नेट ऑफ डिविडेंड या ड्रॉइंग्स अगर आपका 0 से या 0 से बड़ा होता है तो बोला जाएगा फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग द ईयर। देन व्हाट इज फिजिकल? तो डिफरेंस दोनों में ये होता है, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस चेक करता है करंट परचेजिंग पावर के हिसाब से, आपका फिजिकल करंट परचेजिंग पावर के हिसाब से आपका कैपिटल मेंटेन्ड है या नहीं। मतलब सपोज कीजिए अगर आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे 100 रुपीज था और यहाँ पे 120 था तो बोलता है कि आप पहले यहाँ पे इसके हिसाब से करेंट परचेजिंग पावर के हिसाब से ये यहाँ पे कितना होना चाहिए निकालिए आप लोग। 500 था आपका, अभी का परचेजिंग पावर है 120, पहले था 100, ठीक है। 500 के टाइम 100 था और अभी 120 है तो उसका निकाल लीजिए। तो ये निकालेंगे तो ये आपका आएगा 600, मतलब मिनिमम 600 तो कैपिटल होना ही चाहिए था। तो जितना आप 500 रुपया में गुड्स परचेस कर सकते थे यहाँ पे उतना वही गुड्स, सपोज कीजिए 500 रुपया में 6000 यूनिट्स ऑफ गुड्स परचेस कर सकते थे यहाँ पे किसी चीज का। तो अगर ये 6000 यहां पे अगर आप परचेज करेंगे तो उसके लिए आपको 600 रुपया लगेगा परचेजिंग पावर, करेंट परचेजिंग पावर। तो अब मतलब इतना कैपिटल आपका होना चाहिए, बट आपका कैपिटल कितना है 560, तो आपको बोला जाएगा 40 रुपया का ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ और आपने कैपिटल को मेंटेन नहीं किया। तो ये होता है डिफरेंस फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एब्सोल्यूट टर्म से बात करता है, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस करेंट परचेजिंग पावर के हिसाब से बात करता है कि करेंट परचेजिंग पावर के हिसाब से आपका कैपिटल मेंटेन हुआ या नहीं, ये बात करता है उसमें। तो ये था आपका कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं गोइंग कंसर्न वाला जो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल में, वो वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ एक पैटर्न बना देता हूं कैसे सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपको क्वेरी होती है उसमें तो आप मुझे डेफिनेटली कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आई डेफिनेटली सॉल्व दोस क्वेरीज। आइए डिस्कस करते हैं। हाँ, तो स्टडी मटेरियल में आपके पास क्वेश्चन है गोइंग कंसर्न के ऊपर। उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है मैं आपको वो बताता हूं। पहले क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है और फिर अगेन आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं जहां पे आपको सेल्स का और परचेजेस का डिटेल्स दिया हुआ है। देन आपको एफए फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू दे रखा है कि अगर आपको गोइंग कंसर्न होगा तो क्या वैल्यू होगा, अगर नॉट गोइंग कंसर्न होगा तो क्या वैल्यू होगा। फिर आपको और भी क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंड अदर्स इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो और बोला आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, बोथ अंडर गोइंग कंसर्न एंड अंडर नॉट गोइंग कंसर्न। तो करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। एक तो होगा गोइंग कंसर्न के अंदर, एक होगा नॉट गोइंग कंसर्न। तो ये तो नॉर्मल जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। आता है अब नॉट गोइंग कंसर्न वाला बात, तो इसमें आपको स्टॉक जो लिखेंगे आप अपना ओपनिंग स्टॉक वो नॉर्मल प्राइस पे ही रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक जो होगा आपका उसको आपको रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखना है, उसको आपको रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखना है। परचेजेस आपका नॉर्मल ही आएगा और फिर आपको यहाँ पे फिर आपको कुछ कुछ एक्सपेंसेस होगा वो लिखते जाइए। और फिर आपको जो क्रेडिटर्स में इंफॉर्मेशन दिया होगा कि क्रेडिटर्स में एक्सपेक्टेड है डिस्काउंट, तो वो हम लोग को जो इसमें होगा वो नॉर्मली आएगा। बट अगर आप नॉट गोइंग कंसर्न में आएगा तो डिस्काउंट को भी आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे रियलाइजेबल मतलब असेट्स को इस तरह से रिकॉर्ड करो कि कितना रुपया मिलेगा
और क्रेडिटर्स को इस तरह से रिकॉर्ड करो कितना रुपया देना पड़ेगा, मतलब आपको जो डिस्काउंट मिलेगा फ्यूचर में क्रेडिटर से वो उसको भी रिकॉर्ड करना होगा। इनकम, डिस्काउंट का इनकम होगा आपका ना डिस्काउंट, उसको भी रिकॉर्ड कर लीजिए। लोन को प्री पेमेंट करने का एक पेनल्टी लग रहा है, लोन को प्री पेमेंट करने का पेनल्टी लग रहा है। तो जब आपका गोइंग कंसर्न कंपनी रहेगा तो आपको लोन को प्रीपे क्यों करेंगे आप, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। बट जब नॉट गोइंग कंसर्न रहेंगे तो आपको लोन को भी रिपे करना पड़ेगा, तो उसका प्रीपेमेंट पेनल्टी भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आप अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप अपना बैलेंस शीट बना लीजिए। बैलेंस शीट में भी आपको कैसे बनाना है, सिर्फ नॉट गोइंग कंसर्न का बैलेंस शीट बना दीजिए, उसमें सब चीज को रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखा दीजिए, एवरीथिंग एट रियलाइजेबल वैल्यू, एवरीथिंग एट रियलाइजेबल वैल्यू पे करना है। ये है आपका क्वेश्चन, आपको आई थिंक समझ में आ गया हो कैसे सॉल्व करना है। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है, मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। आप इसको जब भी वीडियो को रिवाइज कर रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट कैप्सूल मैंने आपको दिया है उसको डेफिनेटली रिवाइज कीजिएगा उसको पढ़ के, और दोनों क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपको दे दिया है, प्लस जो इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं उसका भी मैंने एक समरी बना के अपने कॉन्सेप्ट कैप्सूल में अटैच कर दिया है। तो एक बार अच्छे से वीडियो देखिएगा और वीडियो देख के फिर अपना उस कॉन्सेप्ट कैप्सूल को पढ़िएगा और जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। डेफिनेटली आपका जो 5 मार्क्स है ये स्कोर होके रहेगा आपका। ऑन दिस नोट थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरीज है तो डोंट हेजिटेट टू राइट टू मी। थैंक यू।